तो मुद्दों का शोर है, जनता किस ओर है। देश में लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान तो पहले ही हो गया और अब पहले चरण के चुनाव के लिए कुछ घंटे कुछ दिन बचे हैं। यानी चुनाव चौखट पर है और ऐसे में चुनाव में देश का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? सबसे बड़ा मुद्दा क्या है जिस आधार पर जनता चयन करेगी कि आखिरकार उसे किसे चुनना है? विपक्ष बेरोजगारी को सबसे बड़ा मुद्दा बना रहा है। दावा यह कि देश में बेरोजगारी और जनता इसी आधार पर वोट करेगी। चुनावों के ठीक पहले कुछ सर्वे भी इस बात की तस्दीक करते हैं। मगर भ्रष्टाचार पर वार देश के प्रधानमंत्री मुद्दा बना रहे हैं। हर मंच पर यह सियासी संदेश कि भ्रष्टाचारियों को बख्शा नहीं जाएगा। दावा यह कि मोदी की गारंटी कि भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं, जो भ्रष्टाचारी होगा वो जेल जाएगा। अरविंद केजरीवाल जेल में, हेमंत सोरेन जेल में, तमाम विपक्ष के बड़े चेहरे भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे हैं। तो क्या यह मुद्दा होगा? बेरोजगारी बड़ा मुद्दा होगा? महंगाई बड़ा मुद्दा होगा? क्या होगा देश का सबसे बड़ा मुद्दा? तमाम मुद्दों को लेकर देश में शोर है, लेकिन 24 की लड़ाई में असल मुद्दों पर क्या जोर है? सवाल बड़े हैं और उन सवालों का जिक्र हम क्यों कर रहे हैं? कुछ सर्वे भी सामने आ रहे हैं। अब उदाहरण के तौर पर CSDS का दावा है सर्वे के आधार पर, सर्वे कि किस मुद्दे में कितना दम है, किस मुद्दे के आधार पर जनता वोट करेगी। जब इस सवाल का जवाब आया तो दावा यह किया गया कि बेरोजगारी 27% देश का सबसे बड़ा मुद्दा है। महंगाई 23%। अभी कुछ देर पहले हमने आपको दिखाया भी था। 23% सबसे बड़ा मुद्दा। ये देखिए, बेरोजगारी 27%, महंगाई 23%। इसके बाद 13% आता है विकास का मुद्दा। और भ्रष्टाचार देश की नजर में 8% जनता, राम मंदिर 8%, हिंदुत्व 2%, अंतरराष्ट्रीय छवि 2%, आरक्षण 2% और कोई और मुद्दा 9%। यानी यह आंकड़ा बताता है कि देश में 62% लोगों ने माना कि नौकरी पाना मुश्किल है। 55% लोगों ने माना कि 5 साल में भ्रष्टाचार बढ़ा। 56% लोगों की जरूरतें पूरी हुई लेकिन बचत नहीं हुई। 52% लोगों ने कहा कि सिर्फ अमीरों का विकास हुआ। मगर इसके साथ साथ राष्ट्र निर्माण और राष्ट्रहित और देश की सुरक्षा, इसे दरकिनार नहीं किया जा सकता। तभी तो गृह मंत्री कह रहे हैं कि पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों को मारा है हमने। देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि प्रभु राम की प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण ठुकराने वालों को जनता कड़ा सबक सिखाने जा रही है। जनता सबक सिखाएगी कड़ा। जबकि राहुल गांधी कह रहे हैं कि देश में बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। तो आज इन्हीं मुद्दों पर करेंगे बात कि देश का सबसे बड़ा मुद्दा और देश का मिजाज है क्या, टटोलने की कोशिश करेंगे। क्योंकि चुनाव चौखट पर हैं, चुनावी रैलियों का शोर है,
मगर मुद्दों पर किसका जोर है, आज इसी पर बात होगी। कुछ बयान सुनिए और फिर सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। साथियों, कांग्रेस ने दलितों, आदिवासियों और महिलाओं को भी न कभी अवसर दिए न सम्मान दिया। भाजपा ने देश के 50 करोड़ से ज्यादा गरीबों के जनधन खाते खुलवाए। हमने 11 करोड़ परिवारों के लिए शौचालय बनवाए। भाजपा सरकार ने 4 करोड़ गरीबों को पक्के घर दिए और इनमें से अधिकतर लाभार्थी समाज के वंचित वर्ग के लोग हैं। ज्यादातर पीएम आवास घर की महिलाओं के नाम पर है। देश में सबसे बड़ा मुद्दा कौन सा है? 90% लोग आपको कहेंगे पहले नंबर पे बेरोजगारी, दूसरे पे महंगाई। अगर आप गरीबी रेखा के नीचे हो, आपके बैंक अकाउंट में हर साल 1 लाख रुपया, 8,500 रुपया महीने का खटाखट 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 आता रहेगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार सारे वादे पूरे कर कर आगे बढ़ रही है। ये 10 साल में मोदी जी ने हमारे देश के अर्थतंत्र को, मोदी जी ने 11वें नंबर से 5वें नंबर पर लाने का काम किया है। और मैं आपको आज मोदी जी की एक गारंटी कहने आया हूं। मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बना दो, संसार का तीसरे नंबर का अर्थतंत्र हमारा भारत बन जाएगा। ये तो आप बेहतर आकलन कर सकते हैं, लेकिन जनता इस बार चुनाव लड़ रही है। जनता जिस तरीके से देख रही है कि जो हमारा देश दुनिया में बढ़ता हुआ नजर आना चाहिए था, आज हमारे देश की स्थिति क्या है, पर कैपिटा इनकम क्या है, डॉलर के तुलना में रुपया कहाँ खड़ा है, दुनिया में कितना इन्वेस्टमेंट भारत में आ रहा है, या बेरोजगारी स्तर क्या है हमारे यहाँ कानून व्यवस्था क्या है, प्रेस को कितनी आजादी है, गरीबी के सूचकांक में हम कहाँ खड़े हैं, हेल्थ के पैरामीटर्स में हम कहाँ खड़े हैं। इन सभी सवालों पे इस बार जनता वोट डालने जा रही है। लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाला और सबसे सही तथ्य जो इस सर्वे में उभर कर आया है वो ये है कि देश की जनता ये मानती है कि भ्रष्टाचार नरेंद्र मोदी की सरकार ने बढ़ाया है। क्योंकि उनसे जब पूछा गया कि वो किसको जिम्मेदार मानते हैं पिछले 5 साल में जबरदस्त बढ़े हुए इस भ्रष्टाचार में, तो 25% लोगों ने केंद्र की बीजेपी सरकार का नाम लिया। गठबंधन है, 30 लाख रोजगार दे रहा है, उसमें उनको तुष्टिकरण दिख रहा है। किसानों की आय दुगनी करने की हम बात कर रहे हैं, हम एमएसपी लागू करने की बात कर रहे थे, इनको तुष्टिकरण नजर आ रहा है। आज बेटे के लिए वोट मांगने गए थे, काहे नहीं परिवारवाद पे बोले, वो बंद हो गया प्रधानमंत्री जी का। इलेक्ट्रोल बॉन्ड पे कौन जवाब देगा? जब आते हैं वो हमारे परिवार पे आरोप लगाते हैं भ्रष्टाचार का। जानते हैं कितना बड़ा भ्रष्टाचार है। अगर देश की जनता ने कहीं हमें मौका दे दिया इंडिया गठबंधन को, प्रधानमंत्री से लेकर के जितने भी भाजपा नेता हैं जेल के अंदर बंद हो। तो ये है राजनीतिक शोर। सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। सवाल यही कि मुद्दों का शोर, जनता की शोर। आपको बता दें आज हमारे साथ इस चर्चा में जो मेहमान शामिल हो रहे हैं वो चारों मेहमान आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं। प्रदीप बैस साहब हैं, बीजेपी के तेजतर्रार युवा चेहरे हैं। सुधा मिश्रा जी हैं, मैडम कांग्रेस का युवा चेहरा है। साथ ही साथ तरुणिमा जी हैं हमारे साथ, आम आदमी पार्टी का युवा चेहरा। और मनीष गुप्ता जी। गुप्ता जी सबको युवा बोल दिया तो आपको भी युवा बोल देता हूं। गुप्ता जी भी युवा चेहरा है। राजनीति में वैसे भी युवा जो होता है वो, अरे चावला जी गुप्ता जी सबसे युवा चेहरा है, क्या कोई प्रश्न की बात नहीं है। हाँ, सबसे युवा चेहरा है। तो गुप्ता जी से शुरुआत करते हैं। गुप्ता जी, मुद्दों का शोर, जनता की शोर, क्या लगता है आपको कि 24 का सबसे बड़ा मुद्दा क्या होने वाला है? सर्वे तस्दीक कर रहे हैं कि बेरोजगारी देश का मुद्दा है। देखिए, बेरोजगारी देश का मुद्दा है, निश्चित रूप से बेरोजगारी भी एक मुद्दा है।
हाँ। लेकिन अलग अलग पार्टियां अपनी सुविधा से अलग अलग मुद्दा बता रही हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल समझाता हूं, आम आदमी पार्टी के लिए इस समय एक मुद्दा है, वो है भाजपा का विरोध, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके साथ कुछ गलत हुआ है। उन्हें लगता है कि कांग्रेस की शिकायत पर जो ईडी ने एक्शन लिया वो दरअसल भाजपा उसे पुश कर रही है और राजनीतिक कारणों से कर रही है। और जिस तरीके से मनी ट्रेल आए तो भाजपा के अस्तित्व पर आपके अस्तित्व पर संकट है। तो आम आदमी पार्टी के लिए सिर्फ एक मुद्दा केजरीवाल, केजरीवाल और केजरीवाल। ठीक। अब आते हैं कांग्रेस। कांग्रेस का इंटरनली सिर्फ एक मुद्दा है, वो ये है किसी तरीके से राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री पद के चेहरे के लिए उपयुक्त और सर्वमान्य विपक्ष का चेहरा बना देना, ताकि वो जब भी स्थिति बने तो ऑटोमेटिक फर्स्ट प्रेफरेंस बन जाए। बस इसके अलावा कोई मुद्दा नहीं है। समाजवादी पार्टी आरजेडी का सबसे फॉरमोस्ट मुद्दा है जातिवादी जनगणना करना, जिससे कि वो जाति के वोट अपने फेरे में डाल सकें। वहीं कांग्रेस के घोषणा पत्र के अनुसार उन्हें लगता है मुसलमानों को एकजुट रख के उनके वोट भाजपा के खिलाफ उनके या उनके सहयोगी पार्टी के पास चले जाएं, ये उनका मुद्दा है। इस प्रकार से हर छोटी बड़ी पार्टी का अलग मुद्दा है। अब आते हैं भाजपा के पास। कहीं ना कहीं भाजपा इलेक्ट्रोल बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट का जो अटैक आया उससे उबरने का प्रयास कर रही है, और वो ये बताना चाह रही है, जिस तरीके से मोदी जी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर चर्चा की, डमरू बजाया, वह अपना स्पष्ट इशारा दे रही है कि हम जो हमारा घोषणा पत्र है हम उसके हिसाब से ही चलना चाहते हैं, कोई इफेंट बट नहीं करेंगे। जाहिर है तो बीजेपी का घोषणा पत्र कहाँ आया? कर रहे हैं। गुप्ता जी, कहाँ आया बीजेपी का घोषणा पत्र? इनके पास आ गया होगा। जो पुराना घोषणा पत्र है, जो उनका पुराना पैटर्न है, हम हिंदूवादी राजनीति पर चलेंगे, विकास को आगे रखेंगे, लेकिन विकास के मूल में भी धर्म रहेगा, यानी धर्म से विकास होगा। यानी आप ये कह रहे हो कि हिंदुत्व ही मुद्दा रहेगा? सॉरी, मैं सुन नहीं पाया। हिंदुत्व ही मुद्दा रहेगा बीजेपी का? हिंदुत्व हमेशा से मुद्दा बीजेपी का रहा है और रहेगा। मुझे लगता है हिंदुत्व के बिना विकास की कल्पना भी वो नहीं कर रहे हैं। जिस तरीके से मोदी जी कह रही है कि ये तो अभी ट्रेलर है, बड़े एक्शन आने बाकी हैं। हाँ। जो अपने आप में इशारा दे रहे हैं कि धर्म के नाम पर, विकास के नाम पर, भ्रष्टाचार, यानी आप ये कह रहे हो जो ये सर्वे सामने आ रहे हैं एक एक करके, बेरोजगारी मुद्दा होगा लेकिन जनता बेरोजगारी के नाम पर वोट नहीं डालेगी, यही कहना चाह रहे हैं? मुझे ऐसा लगता है। देखिए, बेरोजगारी को के बदले में क्या, इधर बेरोजगारी मुद्दा है तो उधर जातिवाद मुद्दा है। तो जनता को समझ में आ गया कि भाई हम आसमान से करे कुएं में ना, जो खजूर में ना डट जाए। ठीक, ओके ओके ओके। मैं पहले एक एक कमेंट ले लूं, फिर मैं उस सर्वे के आधार पर भी चर्चा करूंगा। लेकिन सुधा जी, आप मुस्कुरा रही थी, गुप्ता जी अपनी बात रख रहे थे, वजह जान सकता हूं? नहीं, मुझे गुप्ता जी की बातों पे आपने पूछा ना कि उनका मैनिफेस्टो कहाँ है, उन्होंने कहा कि पुराना मैनिफेस्टो उन्होंने कवरिंग कर ली थी, मैं उस पर मुस्कुराई थी। हो सकता है इनके पास व्हाट्सएप पे आ चुका हो, कोई दिक्कत नहीं, आ भी सकता है। चलिए, पहला, चूंकि आपने पूछा कि हम स्टार्टिंग कर रहे हैं, इस देश में जो सर्वे आए हों उनको दरकिनार करके जब देश के संवैधानिक पदों पे बैठे हुए लोग अपने मुद्दों को ही सर्वश्रेष्ठ बताने लगे और वो जो कहें वही सच्ची बातें हो, ये बात को जबरदस्ती आप पे लादने लगे, तो आप समझ लो कि लोकतंत्र खतरे में है। लोकतंत्र खतरे में इसलिए है कि आवाज को दबाना, मैं कहूं वही सही, न खाता न बही, ये अप्लाइड साइंस की तरह अपने ऊपर लागू करने वाले लोग जब दूसरों के बारे में बातें करते हैं तो भूल जाते हैं कि 10 वर्षों में उनकी सरकार है और उनकी सरकार ने मुद्दा क्या है? खाता ना वही, केसरी जो कहे वही सही, वो तो बात आपके अध्यक्ष ने कभी कही थी। मैंने आपसे पूछा देश का मुद्दा क्या है, आप हर मंच पे खड़े होकर कह दे तो लोकतंत्र खतरे में है। देश का मुद्दा 10 गालियां मीडिया को दे देते हो। नहीं, मीडिया को आप उसी मंच से खड़े होकर देश को आह्वान कर रहे हो और फिर हाँ, अपनी बात कम से कम मुद्दों के आधार पे आइए ना कि ये मुद्दा है हमारा। सीधा मुद्दा है। इस देश में आज का युवा जिसके पास उसकी कर्मठता तो है, शिक्षा भी ले ली उसने, वो चाहता भी है फॉर्म भरना और रोजगार पाना, और उस रोजगार को पाना जो संविधान के द्वारा भारत सरकार ने बनाया है, वो बनाना नहीं है, बनाए हुए पदों पे पद पर लाभ पाना चाहता है, क्योंकि उसका एक सपना है
कि वो भी अपने काम को दिखा सके जो उसने तो गर्मट्टा फिर जातिवाद, वो नहीं मिल रहा। जाति की बात क्यों कर रहे हो? वही तो बात गुप्ता जी कह रहे हैं। आ रही हूँ जाति की बात क्यों की जा रही है? संविधान के अनुसार जब आप अपना फॉर्म भरते हैं तो आपको शुरू से लेके अंत तक क्या क्या भरना होता है। तो ये बात इंदिरा गांधी जी को नहीं समझाई थी आपने? नहीं, सुनिए, सबको समझाई थी, सबने समझा हुआ है, वर्तमान की बात नहीं, वो तो इस बात का विरोध करती थी। नहीं, जात पर ना पात पर, इंदिरा जी की बात पर मोहर लगेगी हाथ पर, ये नारा हुआ करता था आपका। हाँ बिल्कुल, वो नारा उस समय या तो आप इंदिरा जी सही थी या तो फिर राहुल गांधी सही है। तिलक जी बोलने देंगे क्या? मैं तो आप जैसे पत्रकारों का बहुत सम्मान करती हूँ। मैं जानती हूँ कि आप ही लोग आवाज हैं जो हमारी आवाज में आवाज मिला सकते हैं और बात को आने देते हैं। तो मैं सवाल तो पूछूंगा ना आपसे मैडम। हाँ बिल्कुल, मैं आपका बस प्रश्न का उत्तर दे रही हूँ कि जब जिस चीज की जरूरत हो, आज भ्रष्टाचार जिस रूप में हम नहीं कह रहे हैं, हमारी बात तो सुनी कहाँ जा रही है, आपका सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, और छोड़िए इस देश के वित्त मंत्री के पति कह रहे हैं कि स्कैम सिर्फ भारत का नहीं विश्व का सबसे बड़ा स्कैम। तो जो स्कैम हुआ उसकी बात न करेंगे, ये रोजगार की बात नहीं करेंगे, जो देश की अपनी जरूरत और जो उसको मूल अधिकार मिलना चाहिए करना चाह रहे हैं। तनिमा जी और प्रदीप जी आ रहा हूं आपके पास। देखिए, अभी आपने कहा जात पे ना पात पर, इंदिरा जी की बात पर उन्होंने कितनी आसानी से इग्नोर कर दिया। हटो 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 हटो, हमें इंदिरा जी की बात नहीं करनी। हुई इंदिरा गांधी, पहले ठंडे रखिए, इग्नोर नहीं किया। इस समय देश की जरूरत पे बात करिए। आप लोग अपने अनुसार वर्तमान और इतिहास में इसमें घालमेल नहीं कर सकते हैं। इस समय जो चुनाव हो, नहीं हमने कैसे कह दिया, आपने कैसे समझ लिया? तिलक भाई ये कह रही है इंदिरा जी को छोड़ो, राहुल गांधी की बात सुनो, ठीक है? राहुल गांधी की बात करते हैं और सुनिए, राहुल गांधी कह रहे हैं मिडिल क्लास से और अमीरों से उनका पैसा छीन लेंगे। प्रवक्ता बना दिया भाई अगर आपको 1 लाख रुपए मिलता है ना तो 50,000 रुपए वहां से लेके ना आपके मजदूर चपरासी को दे दिया जाएगा। ये राहुल गांधी कह रहे हैं और वो सिर्फ और सिर्फ पढ़ के आइए मैनिफेस्टो, पढ़ लीजिए। अगर किसी दलित के पास दो कारें हैं ना, झूठ कहना, झूठ सुनना, झूठ फैलाना पसंद करते हैं। कम से कम किसी के बारे में बात करते हैं तो बात करने से पहले उसके बारे में पूरी सूचना दिया करिए। ऐसे नहीं, राहुल गांधी के पास, किसी ब्राह्मण के पास, किसी वैश्य के पास अगर 3 कारें होंगी तो 2 कारें उनसे लेकर गरीबों में बांट देंगे। फिर चाहे वो गरीब ब्राह्मण हो, चाहे वो गरीब दलित हो। क्या व्याख्या किए हैं आप तो महान हैं। आप ही को तो व्याख्या करने के लिए बैठाना चाहिए। यही कहा है राहुल गांधी ने, ये नहीं कहा तो क्या कहा है? हम तो कह तो रहे हैं। क्या कहा राहुल गांधी ने? अभी मैंने कहा नहीं, एक मिनट मुद्दे पर रहेंगे, एक मिनट प्लीज। अरे भाई राहुल गांधी ने इन्होंने, तिलक जी पहले अभी मैंने इतनी बात की कि आज की बात की जाए, उन्होंने क्या बोला कि मैं इंदिरा जी को हटा रही हूँ, सुन नहीं रही हूँ। तो ऐसे लोग होते हैं जो जानबूझ के झूठ परोसते हैं। तो ऐसे लोगों को, दर्शकों को बिल्कुल भी इग्नोर करना चाहिए, बिल्कुल नहीं। ये आप लोग आपके यहाँ अडवाणी एक मिनट, तनिमा जी और प्रदीप जी रहेंगे। प्रदीप जी, आप सत्ता में है तो आपके साथ थोड़ी लंबी गुफ्तगू होगी, इसलिए पहला मौका जरा मैं विपक्ष को दे दूं, वरना फिर ये कहेंगे कि वो हमारी आवाज म्यूट कर दी टाइप का है, और फिर पता नहीं कौन सा टैग लगा के बोले ये वो वाले पत्रकार हैं। तनिमा जी, गुप्ता जी कह रहे हैं कि इनके लिए सिर्फ एक ही मुद्दा है देश का, वो है केजरीवाल। केजरीवाल से शुरू, केजरीवाल पर खत्म, और कह रहे कोई मुद्दा नहीं है। क्या मुद्दा है आम आदमी पार्टी का? देखिए चावला जी, इन्होंने बड़ा अच्छा बात कही कि केजरीवाल मुद्दा है, और एक इन्होंने बहुत बढ़िया बात की कि हिंदू मुद्दा है भाजपा के लिए। ठीक है, तो वाकई में हिंदू मुद्दा इस देश में है। अब मैं इनकी बात को करेक्ट करती हूँ कि अगर हिंदू मुद्दा है तो इस देश में अगर बेरोजगारी बढ़ी और हम जनसंख्या में हिंदू सबसे ज्यादा है तो हमारे हिंदू भाई सबसे ज्यादा बेरोजगार रहे। अगर हम 80 करोड़ जनता को राशन दे रहे हैं क्योंकि वो भुखमरी के कगार पे आ गए, तो सबसे ज्यादा भुखमरी के कगार में हिंदू रहे। अगर हमें शिक्षा नहीं मिल रही है तो उन बच्चों को जिनको शिक्षा नहीं मिल रही है, स्कूल और सरकारी कॉलेजें बंद हो गई हैं, तो इसका मतलब हिंदू बच्चे सबसे ज्यादा अशिक्षित हो रहे हैं। तो इस देश में सबसे, तनिमा जी अगर हो पाए तो फोन प्लीज अपने पास ले आइए, ऑडियो थोड़ा दिक्कत कर रहा है। लेकिन जो बात आप कह रही है, थोड़ा सा फिर आप अपनी बात रखिएगा कि जैसे आप कह रहे हो कि 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन दे रहे हैं, इसलिए भूखमरी है तभी दे रहे हैं। लेकिन एक मिनट, आप जैसे कह रहे हो कि भैया हमसे फ्री में बिजली लो, उदाहरण के तौर पर, एक मिनट
थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। अपनी पूरी बात कर दूं। तनुजा जी, आप अपनी बात रखिए ना, सवाल जोड़ रहा हूं बस मैं। आपने कहा कि ये 80 करोड़ लोगों को राशन इसलिए दे रहे हैं क्योंकि भुखमरी की कगार पर हैं। तो जो आप फ्री में बिजली देते हो, वो व्यक्ति क्या वाकई में बिल नहीं भर पाते, या उनको कहते हो कि हम फ्री में ही दे रहे हैं? बिल तो भर पाते होंगे ना वो, तब भी तो आप फ्री में दे रहे हो उनको। जी, मैं आपकी बात को उसका भी जवाब दूंगी। पहले मेरी पहली वाली बातें पूरा होनी दीजिए। मनीष जी ने कहा कि बीजेपी जो है हिंदू का मुद्दा लेके चलती है, तो इस 10 साल में सबसे ज्यादा अगर प्रताड़ित हुआ है तो वो हिंदू हुआ है। क्योंकि अगर बेरोजगारी इस देश में आई है तो हमारे हिंदू भाई सबसे ज्यादा बेरोजगार रहे। अगर भुखमरी आई, 80 करोड़ जनता को अगर राशन मिला है, तो सबसे ज्यादा हिंदू जो परिवार है वो भुखमरी के कगार पे आया। और जो बच्चे अशिक्षित रहे, सरकारी स्कूल जो बंद हो गए या गरीबी रेखा से नीचे आए, वो हिंदू के बच्चे आए। तो इसका मतलब हिंदू, अगर ये हिंदू मुद्दा अगर लेके चल रहे हैं, तो हिंदू के जो परिवार है वो सबसे ज्यादा इस 10 साल में प्रताड़ित हुआ है। हिंदू के नाम पर वोट लेना भाजपा बंद करे। गुप्ता जी, जल्दी से क्या कहना चाहेंगे? तिलक भाई, मुझे तो बिल्कुल बंद करे और ये राजनीति ये बंद करे। सबसे पहले देश में विकास का कार्य करे, रोजगार लेके आए। जो 20 करोड़ आपने रोजगार की बात की थी, उसको आपने जुमला साबित कर दिया। आपका जुमला हो गया है, वो आपका जुमला हो गया है। आपने 20 करोड़ रोजगार देने की बात की थी, आपने नहीं दिया। आपने कहा था नोटबंदी में काला बाजारी खत्म होगी, काला पैसा खत्म होगा, वो नहीं हुआ। बल्कि इन्होंने एक मिनट, क्या केजरीवाल की गिरफ्तारी देश का मुद्दा बनेगी? जो बात गुप्ता जी कह रहे थे कि इनके लिए केजरीवाल ही मुद्दा है। फिर जल्दी से फिर मैं प्रदीप जी को बात दूंगा। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, मैं इसका जवाब देती हूँ। चावला जी, मैं इसका जवाब देती हूँ। मनीष जी 2 मिनट रुक जाइए। ये सवाल केजरीवाल जी पे है, तो मेरा सवाल है। देखिए, केजरीवाल मुद्दा इसलिए है क्योंकि जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उनका सिर्फ डर है, वो सिर्फ केजरीवाल है, क्योंकि उन्हें लगता है कि दूसरी पार्टियां जो है। गुप्ता जी वही कह रहे हैं ना कि केजरीवाल मुद्दा है कि नहीं। वो आप ये कह रहे हो कि मुद्दा है, लेकिन वो कह रहे हैं कि भैया भ्रष्टाचारियों को जेल में डाल दिया। केजरीवाल जी को तो मुद्दा भाजपा ने खुद बनाया है, क्योंकि उन्होंने सोचा कि 2024 में हम वोट से तो जीतेंगे नहीं, जनता हमें खदेड़ के भगा देगी। प्रदीप जी बहुत देर से वेट कर रहे हैं। इन्होंने विपक्ष दलों को जेल में डालने का काम किया, हमारे बड़े बड़े नेताओं को जेल में डालने का काम किया। 2 साल में 54 रिकवरी नहीं हुई, 54 रिकवरी नहीं हुई 2 साल में। लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड से रिश्वत लेने में पकड़ी गई है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी का इलेक्टोरल बॉन्ड में जो रिश्वत ली है, इस पर ईडी सीबीआई छापा क्यों नहीं मारती है? क्यों नहीं मारती है ईडी सीबीआई छापा इलेक्टोरल बॉन्ड पे? क्यों शरद रेड्डी से पैसा लिया? क्यों अरे मैडम, आपका मुंह काला हो चुका है, आम आदमी पार्टी का मुंह काला हो चुका है। अगर वो साउथ का किंगपिन था, शराब घोटाले का किंगपिन था, तो उसका जो अकाउंट सीज करना चाहिए था भारतीय जनता पार्टी को, बल्कि उसके अकाउंट से पैसे ले लिए 60 करोड़ रुपए। ये काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी विपक्ष को डराने धमकाने का काम कर रही है, वहां के उनके बड़े नेताओं को डराकर धमकाकर अपनी पार्टी में शामिल कर रहे हैं, जिससे कि हम वोट ला सके क्योंकि जनता तो इन्हें खदेड़ रही है, इन्हें वोट नहीं मिल रहा। विपक्ष के जितने बड़े नेता जिनका अपने राज्य में दबदबा है, अपने जिलों में दबदबा है, एक मिनट डराने का काम कर रही है। प्रदीप जी, क्या है देश का सबसे बड़ा मुद्दा? सर, ये 3 विद्वत जनों के अभी मैं चर्चा सुन रहा था जी। आदरणीय मनीष जी, आदरणीय कांग्रेस की प्रवक्ता, आदरणीय आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता, तो आपने ये कार्यक्रम के प्रारंभ में आपने कुछ सर्वे दिखाए, कुछ तथ्य रखे, जो कि सर्वे के आधार पर कुछ डेटा निकल करके आया। अभी आप अगर मेरे से प्रश्न पूछेंगे कि क्या है वर्तमान में देश का मुद्दा, तो मुझे 47 तक एक विकसित अर्थव्यवस्था के अलावा कुछ नहीं दिखाई देता है। और अगर बीते 2 वर्षों की बात करें, 2.5-3 वर्षों की बात करें, जिन परिस्थितियों में विश्व को गुजरना पड़ा है और किस प्रकार विश्व के देशों ने अपनी स्थिति को बना के रखा है, हम अभी भी 7.3% की प्रोजेक्टेड ग्रोथ पे हम स्थिर टिके हुए हैं।
और अन्य देशों ने, एक छोटा सा एग्जांपल देके बताऊंगा कि कैसी विश्व की जियोपॉलिटिक्स किस प्रकार से चल रही थी, और भारत ने जो तेल खरीद करके दूसरे देशों का सहयोग किया जी, वो वसुधैव कुटुंबकम के साथ साथ अपनी अर्थव्यवस्था को भी मजबूत किया। अगर ये सारी चीजें किसी को नहीं दिखती है, उनको हास्यास्पद लगता है, तो मैं नहीं समझता कि हमें समय व्यक्त करना चाहिए उस चर्चा में, अगर ये सारी बातें उसको जो है हास्यास्पद लगती है। निश्चित तौर पर हम लोकतांत्रिक व्यवस्था है और देश में 10 सालों में अरे मैडम जी शांत रहिए। आपने ट्रिपल कर दिया। 70 तिलक जी इस तरह से चर्चा नहीं होगी, कोई बीच में बोलेगा तो मैं नहीं बोलूंगा। टर्निमा जी एक वो आपके बीच में बोले थे? नहीं, मैंने सिर्फ सवाल नहीं, मैं आपसे सिर्फ पूछ रहा हूँ, अगर वो आपके बीच में बोले तो मैं आपको कहूंगा कि फ्री आप बोलते रहिए। वो अगर आपके बीच में बोले थे, मैं सिर्फ आपसे ये पूछ रहा हूँ। नहीं, सवाल ही तो कर रही हूँ मैं। टर्निमा जी मैं आपसे सिर्फ ये पूछ रहा हूँ, वो बोले थे आपके बीच में, तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप बोलिए। बीच में करते हैं सर, सवाल मैंने पूछ लिया, अगर वो जवाब दे रहे हैं, उन्होंने अर्थव्यवस्था की बात की है। हाँ ठीक है, आपने अपनी बात रख ली, जवाब दीजिए प्रीति जी। देखिए क्या है ना, ये जो वेलफेयर स्टेट का दावा करके जन्म लेने वाली पार्टी, जो समाज के सुधार के लिए, समाज के कल्याण के लिए बड़े बड़े दावे करने वाली पार्टी, अगर शीश महलों में जाके चली जाए तो देखिए सबसे बड़ी जो मापक है, जो सबसे बड़ी जज है, वो जनता जनार्दन है। और बीते 1 महीने में आप अगर देख लें, बहुत सारे सर्वे हो, उससे अगर एक सर्वे उसका भी उठा के देखा जाए तो पता लग जाएगा कि इनकी विचारधारा, जो कि पता नहीं कौन सी है, मुझे पता नहीं, लेकिन उसका जो है सुपड़ा साफ हो चुका है। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो सदन में पहुंचता है, जो सदन में होता है, जो सदन में ये वही विचारधारा है जिस विचारधारा के आधार पर जनता ने 3 बार, दिल्ली की जनता ने 3 बार मुख्यमंत्री चुना केजरीवाल को। निश्चित तौर पे सर उसका सम्मान है। तो 70 में 3 कम, फिर 70 में 8 कम, इतनी सीटें जनता ने दी इनको। लेकिन अगर अब उसी पे आगे देखा जाए तो उसी लोकतांत्रिक व्यवस्था में इनको कितनी सीटें मिलेंगी, ये देखने जैसा रहेगा। और कितने लोग जुटे थे इनके पीछे के आह्वान पे, कितने लोगों को इन्होंने बुलाया था, क्या पदाधिकारी भी जुट पाए थे। अब मैं राजनीतिक बात करूंगा तो थोड़ी मिर्ची लग सकती है, तो काइंडली ये डिस्क्लेमर पहले ले लें, मेरा ऐसा कोई लक्ष्य नहीं है। प्रदीप जी, अच्छा ठीक है, मैं बात कर रहा था 7.3% के हिसाब से हम जो वृद्धि कर रहे हैं, मैं उस अर्थव्यवस्था की बात कर रहा था। मैं उसी अर्थव्यवस्था पर आ रहा हूँ। 1 मिनट, आप ये कह रहे हो कि हम तरक्की कर रहे हैं और उसी आधार पर जनता हमें वोट करेगी। जो सर्वे है, उस सर्वे के आधार पर बेरोजगारी 27% देश का सबसे बड़ा मुद्दा है। देश में बेरोजगारी है या फिर नहीं? अगर आपका डेटा जो बाकी तथ्यों पर सत्य है तो निश्चित तौर पे इस पे भी तथ्य होगा। लेकिन जैसे ही आपने ये डेटा मुझे पढ़ाया, मुझे एक चीज और समझ में आई कि विपक्ष को, जो कि लोकतंत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका जिसको निभानी होती है, जिसका बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है, आप उठा के बीते 10 वर्षों में देख लीजिए, जितने भी विपक्षी दल रहे सदन में, मैं बाहर और टीवी चैनलों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सदन में चर्चा की बात कर रहा हूँ कि कितनी देर तक इन्होंने चर्चा की। सर मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बेरोजगारी मुद्दा है कि नहीं? सर हमारा लक्ष्य विकसित भारत को बनाना है। और सर मैं आपसे फिर पूछ रहा हूँ, तीसरी बार बेरोजगारी देश का मुद्दा है कि नहीं? विपक्षी पार्टियों के लिए है, जो अच्छे युवा हैं, जिनकी आपके लिए नहीं है, उनके लिए नहीं है। क्यों नहीं है? अगर देश का नागरिक अगर बेरोजगार रहेगा तो निश्चित तौर पर हमारे लिए वो एक मुद्दा है। तो आप मानते हैं देश का मुद्दा है बेरोजगारी? हमारे लिए कि हमारे द्वारा क्या देश का मुद्दा है बेरोजगारी? आप इस बात को मानते हैं? निश्चित तौर पर बेरोजगारी कब से 1947 से लेकर अब तक बेरोजगारी मुद्दा है। सर इस हिसाब से आप तो बताना चाहिए ना कि आपको, कि अब आपने कितने लोगों को अब तक नौकरी दी है? 10 करोड़ को नौकरी मिल जानी चाहिए थी। अगर मैं उत्तर प्रदेश की केवल बात करूं तो नौकरी देने के पैमाने जिसको जाते हैं कि ईपीएफओ में। सर मैं केंद्र के मुद्दे की बात कर रहा हूं। केंद्र सरकार में 40 लाख पदों में से 9 लाख पद खाली पड़े हुए हैं, जिसे आज तक आप नहीं भर पाए। मैं गलत बोल रहा हूं? सर 55 वर्षों की तुलना में अगर आप 10 वर्षों को देखेंगे तो निश्चित तौर पर यह थोड़ी तुलना जो है अलोकतांत्रिक होगी। लेकिन मतलब इसके लिए भी नेहरू जिम्मेदार है? अरे सर मैंने किसी का नाम तो लिया नहीं चाहूंगा। 55 साल में तो फिर वही नेहरू जिम्मेदार होगा इसके लिए। अरे इंदिरा जी भी थी, राजीव जी भी थे, मनमोहन सिंह जी भी थे, अटल जी भी थे, अटल जी भी थे 6 वर्षों तक उन्होंने शासन किया। लेकिन मैंने किसी का नाम नहीं लिया। अगर आप रोचक बनाना चाहते हैं तो मैं दूसरे तथ्यों के साथ आ सकता हूँ। मैं सिर्फ आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आखिरकार कितनी नौकरी दी आपने अपने कार्यकाल के दौरान? देश को जानने का अधिकार है कि नहीं? निश्चित तौर पे है। अब मैं भी वही बात कर रहा हूँ
कि जो मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार में क्या क्या उस पर भी प्रकाश डाला जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, या केवल एक नेगेटिविटी ही थॉट प्रोसेस में रख करके केवल उन्हीं को देखा जाना चाहिए। आप कह रहे हैं बात सही है, जायज है, बेरोजगारी मुद्दा होता है, लेकिन जो हम कर रहे हैं हमारा कोई पैरामीटर होगा ना कि किससे तुलना कर रहे हैं हम। दूसरी जगहों की तो माइनस में वृद्धि है, हम तो 7.3 के हिसाब से चल रहे हैं, क्या उस पर ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए? तो फिर ये तो सर्वे बता रहे हैं कि बेरोजगारी मुद्दा है, हम कब अस्वीकार कर रहे हैं चावला जी, हम तो उसे स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन क्या विपक्षी दल इसी मुद्दे को सदन में कितनी बार उठाया बीते 10 वर्षों में? मेरा भी एक प्रश्न है यही। ठीक, ये वैलिड सवाल है। सुधा जी अब आप इसका जवाब देंगे, फिर गुप्ता जी और तन्नुमा जी आपके पास आ रहा हूं। वो ये कह रहे हैं कि अगर ये देश का मुद्दा है तो आपने इस मुद्दे को क्यों नहीं बुलाया। वो बात बिल्कुल सही कह रहे हैं, 2014 से पहले का हाल देखिए, यही बेरोजगारी मुद्दा थी ना, महंगाई मुद्दा थी ना, सैया बहुत ही कमात है महंगाई महंगाई खाए जात है, कुछ इस टाइप का। मैं पूरा कर दूं, महंगाई और हर शो में ये गाना चलता था। हाँ बिल्कुल। एक्चुअली जानते हैं उसके बाद से लोगों के सुनने की शक्ति समाप्त हो गई जो सरकार में है। उसके पहले सत्ता उन आवाजों को सुनती थी जो इस देश की आवाज थी। अब ये माहौल है कि सत्ता वही सुनती है जो सुनना चाहती है। मैडम वो वही तो कह रहे हैं कि मुद्दा है तो बना लो ना मुद्दा। अरे मुद्दा बनाना क्या है, मुद्दा है और मुद्दे की बात को लोगों को बोलने से रोक रहे हैं, चाहते ही नहीं है, सारी बातों में ले आएंगे कांग्रेस के साथ। आप तुलना कर लीजिए तिलक जी, आप तो हर चीज को तथ्यों से बात करते हैं। जितनी ज्यादा सरकारी नौकरियां हैं उनको दे पाने में समर्थ कौन सी सरकार थी? ठीक, अब एक मिनट आप वैलिड सवाल उठाया। प्रदीप जी आपने अपनी सरकार में कितनी सरकारी नौकरियां दी? 10 साल के कार्यकाल में कितनी सरकारी नौकरी दी? सर अगर ये निश्चित तौर पर यह महत्वपूर्ण सवाल है, लेकिन क्या जिस ग्रोथ को हम बनाए रखे हैं संपूर्ण देशवासियों के लिए, क्या वो महत्वपूर्ण नहीं है? कितने लोगों को नौकरियां मिली प्राइवेट और सरकारी सेक्टर में, और उसी नौकरियां। नहीं गुप्ता जी मैं जानता हूँ इस सवाल का उत्तर है आपके पास, मेरे को मालूम है, मैं आऊंगा आपके पास, यही सवाल लेकर आऊंगा। बहुत एक सवाल जोड़ दीजिए, एक सवाल जोड़ दीजिए इनके साथ। ये बार बार ग्रोथ की बात कर रहे हैं, इनसे ग्रोथ पे ही बात कर लीजिए कि जिस 10 साल में ग्रोथ की बात कर रहे हैं, कितना प्रतिशत जो इनको ग्रोथ मिला था उसमें कितना प्रतिशत आगे बढ़े हैं, बात कर लेंगे। हाँ, बता दें विश्व की 12 अर्थव्यवस्थाओं में हम थे और अभी हम टॉप की 5 और चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था। प्रतिशतता की बात करिए आप, ज्यादा ये सब गोल मोल उधार की बात नहीं कर रही हूँ मैं। कितना प्रतिशत उधार हो गया है ना बताइए, बताइए। मैडम प्लीज बहस मत करिए, चर्चा करिए, बहुत महत्वपूर्ण विषय है, प्लीज एक मिनट। प्रदीप जी मैं आप ही की बात मान लेता हूं, विकास की ही बात करते हैं, लेकिन नौकरी देने का ही एक आधार बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि नौकरी नहीं होगी तो घर कैसे चलेगा। और 1,37,00,000 लोगों का कौशल विकास आपने किया था, ठीक, अगर मैं सही हूं तो आंकड़े इधर उधर हो सकते हैं, आप चेक कर लीजिएगा, और उसमें से 24 लाख लोगों को ही नौकरी मिल पाई, यानी करीब 18% का यह आंकड़ा बैठता है। मैं गलत तो नहीं हूं? चावला जी मेरे पास एग्जैक्ट जो अपडेटेड डेटा है वो नहीं है, तो मैं आपके आंकड़े को झुठलाने का मेरे पास कोई आधार नहीं। सर मैंने इसलिए पूछा था कि अगर सरकारी नौकरी भी दी तो आपने कितनी दी, क्योंकि 6 लाख MSME बंद हो गए। मैं गलत तो नहीं हूं? सर ये बंद होने वाली बात मेरे लिए नहीं है, मुझे तो ऐसा, मेरी जो जानकारी है एग्जैक्टली अगर इसके आधार पर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा रोजगार सृजित हुई है, और वो डेटा EPFO के डेटा से मैच करके दिख रहा होता है कि भाई अगर आप प्राइवेट या सरकारी नौकरियों में जाते हैं तो उसका एक्चुअल में जो रजिस्ट्रेशन होता है सरकारी नियमों के आधार पे, तो उसका जो PF वगैरह कटता है उसके आधार पे मापा जाता है इसको। प्राइवेट की बहुत सारी ऐसी नौकरियां जो कि बहुत छोटी है, लघु है, वो तो रजिस्ट्रेशन भी उसका नहीं होता, तो क्या संपूर्ण डेटा को इसी आधार पर माना जाए? ठीक, गुप्ता जी के पास मुझे मालूम है क्योंकि वो इस मामले के एक्सपर्ट भी हैं। गुप्ता जी पहले आप अपनी बात रखेंगे, फिर तन्नुमा जी आपके पास आ रहा हूं। बताइए बेरोजगारी के आंकड़ों को लेकर जो बहस हो रही है। GDP 2014 में इंडिया की जो थी वो लगभग 2 लाख करोड़ $US थी, और 2024 में वो 4,114 यानी 4.010 लाख करोड़ $US थी, जो पूरे 10 साल में डबल से ज्यादा हुई है, यानी 101% हुई है। ठीक है, तो रही बात GDP की। अब आते हैं बात कितनी नौकरी। दरअसल ये कांग्रेस और भाजपा का बेसिक डिफरेंस है, हमें ये इंडिपेंडेंटली समझने की जरूरत है
कि जहां कांग्रेस नौकरी देकर देश को नौकरी पेशा बनाए रखना चाहती है, वहीं भाजपा इस देश को पुराने स्टाइल का कुटीर उद्योग वाले से प्रेरणा लेकर देश को एक व्यवसायी देश बनाना चाहती है, जहां सरकार व्यापार नहीं करेगी, सरकार व्यापार को मॉनिटर करेगी और व्यापार मतलब मैं समझा नहीं आपकी बात। मुझे बोल दीजिएगा। कहने का मतलब यह है कि यहाँ उद्योगों को प्रमोट किया जा रहा है, इसलिए नौकरी की जगह तो ये देश में जो सरकारी पद है उनको सबको खत्म कर देना चाहिए। नहीं, व्यापार नहीं, व्यापार से रोजगार की बात थी। नौकरी और रोजगार में एक बड़ा बेसिक फर्क है। वो बोलने का आदमी पाता है और रोजगार में आदमी कई लोगों को रोजगार देता है। कांग्रेस नौकरी देकर बस किसी तरीके से जनता को भरमाना चाहती है। तिलक जी, ये हम और वही बात यह है कि रोजगार देकर पूरे देश में विकास की हवा चलती है। सुधा जी, आप इस जल्दी बात से कि जहां जरूरी है टैक्स रिटर्न भरने का जो लेवल आया वो लेवल भी डबल हो गया। प्लीज मुझे बोलने दिया जाए। भरने का जो लेवल आया वो डबल हो गया। अब एक बात, नहीं कोई नहीं, भाई जीडीपी का मतलब क्या होता है? जीडीपी का मतलब है ग्रॉस डोमेस्टिक परचेज, जिन्होंने कहा था हर कि व्यक्ति सरकारी खरीद नौकरी रहा है और बेच रहा है। और भलाने ढकाने 10 सालों में आपकी पूरी जीडीपी को डबल कर देना इज ए बिग अचीवमेंट। मनीष जी को अगर आप चुप कराएंगे तो बेरोजगारी का आंकड़ा है वो रोजगार में कन्वर्ट हो रहा है। जो बेरोजगारी का आंकड़ा है वो रोजगार में कन्वर्ट हो रहा है। इसलिए हमें इनसे पूछिए कितने व्यापारियों ने आत्महत्या की, कितने व्यापारियों के उद्योग बंद हुए, कितने व्यापारियों ने अपने उद्योग को बंद करके कुछ और करना चाहिए। पूछिए इनसे, इनके पास कोई जगह नहीं है। मैं बताती हूँ, इस देश के लोगों को बताने की जो प्रयास किया है, एक साथ दो लोग बह जाएंगे और ये सिर्फ झूठ फैलाएंगे। मैं अपनी बात को स्टार्टअप कितने नए बिजनेस खड़े हुए, उन्होंने 100% बात की थी बढ़ोतरी की, और इस देश में जो उधार था शायद बेरोजगारी पर बात नहीं करेगी। पूछिए इनसे, उत्तर नहीं होगा। मनीष जी से इतना पूछ लीजिए कि उधारी कितनी थी इस देश में 10 साल पहले और आज कितना गुना हुआ, बता दे। इस तरह से अनर्गल प्रलाप करके लोग मात्र इस देश के लोगों को नहीं। तर्निमा जी एक मिनट प्लीज बहस नहीं, एक मिनट प्लीज। तर्निमा जी इस पर जवाब देता हूं तिलक भाई। गुप्ता जी एक मिनट सर, एक मिनट आ रहा हूं प्लीज। एक तरफ कहा जा रहा है कि विकास में जो तरक्की की रफ्तार है वो एक देश के लिए मुद्दा है, और दूसरी तरफ क्योंकि दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का दावा किया जा रहा है, और दूसरी तरफ भ्रष्टाचार को मुद्दा बना के केजरीवाल को केंद्र में लाया जा रहा है कि देखिए ये भ्रष्टाचारी है और यही जेल में है। ऐसे है तो हेमंत सोरेन भी जेल में, लेकिन चेहरा केजरीवाल का आगे किया जा रहा है। तो जनता को कैसे यकीन दिलाओगे कि नहीं हम भ्रष्टाचारी नहीं है? क्योंकि चुनाव तो नैरेटिव और परसेप्शन पे है, और पीएम हर रैली में कह रहे कि देखिए हमने भ्रष्टाचारी को जेल में डाल दिया। जी चावला जी, बस आप शांति से सुन लीजिएगा। एक्चुअली में क्या है कि 10 साल पहले, आज से 10 साल पहले जब हमारी पार्टी का जन्म हुआ, तो एक ईमानदार और जनता के लिए काम करने वाली पार्टी के नाम से इसका नाम हुआ था, और हमने उसी ढैया पे हमने काम किया। हमने जो जनता से वादे किए, हमने कहा कि हम फ्री बिजली देंगे, फ्री शिक्षा देंगे, जनता की मूलभूत सुविधाओं को उनको प्रोवाइड कराएंगे, वो हमने सब दिल्ली में दिए। और जब दिल्ली में जनता को मिला तो उन्होंने हमें 3 बार चुना, और उसी पैमाने में उन्होंने हमें पंजाब में चुना। तो हम जो कहते हैं वो करते हैं, और हम कट्टर ईमानदार पार्टी है। बस इस ईमानदारी का जो आम आदमी पार्टी पर हमारा जो नाम था, इससे भारतीय जनता पार्टी डर गई। उन्हें लगा कि हम आम आदमी पार्टी को कैसे तोड़े, कैसे खत्म करे। जनता इनकी तरफ देख रही है, और आने वाले समय में ये हमारी भारतीय जनता पार्टी के लिए खतरा है। तो इस खतरे के डर से इन्होंने हमारे नेताओं को डराने धमकाने का काम किया। हमारे विधायकों के यहाँ ईडी भेजी, हमारे नेताओं के घर ईडी भेजी। देखिए, जो शराब पॉलिसी की बात ये करते हैं कि उसमें घोटाला हुआ, तो इन्हीं के एलजी ने उसमें साइन किया था। अगर वो गलत था तो एलजी ने साइन क्यों किया? और सबसे मेन जो पॉलिसी है वो आज वही सेम पॉलिसी पंजाब में चल रही है। और हमारा जनता को कैसे यकीन दिलाओगे?
अब ये तो ये देखिए, आप मेरी बात पूरी होंगे, वही सेम पॉलिसी हम पंजाब में लागू किए हैं और हम लोगों को उसमें बहुत रेवेन्यू आ रहा है और हमारी जो रेवेन्यू आ रहा है, टैक्स आ रहा है, हम उसे जनता पे खर्च कर रहे हैं। इन्होंने उसको रोकने का काम किया। देखिए, आपको मालूम है कि दिल्ली की जो सरकार है उस पर जो भी काम होता है वो एलजी के साइन से होता है। मैडम वो तो मैं समझ गया, मैं आपकी जो बात आप कह रहे हैं मैं समझ गया, इंटरफेयर होता है, आपकी बात समझ गया। चाहते हैं कि जैसे तर्निमा जी, पहली बात तो वोट डाला हुआ नहीं। ये आरोप ना, ये आरोप कांग्रेस ने पहले लगाए थे, बीजेपी ने बाद में लगाए, ये तो मालूम है ना आपको, मैं गलत तो नहीं कह रहा? देखिए जितने भी हमारे विपक्षी साथी थे उन्होंने लगाया, लेकिन आज उनको समझ आ गया कि कोई भी भ्रष्टाचार नहीं हुआ, क्योंकि एक चवन्नी समझ की में आ भी गया, रिकवरी नहीं हुई। दोस्त, मैं एक मिनट क्लियर कर लेता हूं, एक मिनट सुधा जी, चवन्नी आप ये बताइए ना, अगर चवन्नी पूछ लेता हूं ना आप ही के सामने। तो सुधा जी ये कह रहे हैं कि हमारे जो जितने साथ के विपक्ष के आरोप लगा रहे थे उनको समझ में आ गया कि केजरीवाल ने कोई एक के साथ एक वाली जो स्कीम थी जिस पर आप लोगों ने पूरे दिल्ली में कहा था ये सारे के सारे चोर हैं, इनको अंदर करो, वो कह रहे हैं आप समझ में आ गया कि केजरीवाल चोर नहीं थे। आ गया समझ में? नहीं तिलक जी, आपने तरुणमा जी की बात को जिस तरह घुमाया है, मैं उस बात को क्लियर कर देती हूँ। जब आपको किसी बात पे शंका हो, उसको क्लियर करने में क्या दिक्कत है? क्लियरिटी हो गई। अब आप जो बात गलत झूठ बोला था ना आपने? नहीं, झूठ नहीं बोला था। सुनिए, मैंने कहा नहीं तो आपने झूठ बोला था तभी तो। अरे तिलक जी, आरोप लगाना, सत्यारोप करना, ये लोकतंत्र की सबसे बेहतरीन एक प्रणाली है चीजों की सत्यता के आने की। और सुनिए, मैं बात को क्लियर कर लूं कि झूठ या सही का जो भेद वो कोर्ट कर रही है ना, लेकिन उस कोर्ट में एक बार आदेश आता है कि इससे कोई आरोप सिद्ध ही नहीं होता है, लेकिन जमानत नहीं मिलती है। ठीक, फिर अगली बात कुछ और। ठीक, मैं एक बात में जो चीजें जिस तरह से नहीं, अब ठीक है, आपने कहा कि नहीं हमारी तरफ से ओके, लेकिन एक बात मुझे नहीं समझ में आ रही थी, ये जो आप लोग अपना घोषणा पत्र जारी कर रहे हो, एक कम से कम वो इंडिया गठबंधन टाइप का जो आपने बनाया है गठबंधन, वो एक साथ एक सामूहिक घोषणा पत्र क्यों नहीं जारी कर रहा? एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम ही जारी कर देते। उदाहरण के तौर पर जैसे आप कह रहे हो कि भाई हम 33% महिलाओं को आरक्षण देंगे, 50%, राहुल जी ने शायद यही कहा है ना 50%। हमने तो उत्तर प्रदेश में देख के दिखाया है। आप मैडम एक मिनट तो रुको ना, हमने देख के दिखाया है मैडम, अभी फिर मैं बोलना शुरू करूंगा फिर दिक्कत हो जाएगी। नहीं, मैं हकीकत बता दूंगा, दिक्कत हो जाएगी। बिल्कुल बोलिए, है ना, मैं तो बोल देता हूं, आप जानते हैं मैं इधर उधर की बात नहीं। बिल्कुल ये बात से तो मैं आपको बिल्कुल करती हूँ कि आप सच बोलते हैं। मैडम मैंने अपनी प्रत्यक्ष आंखों से देखा है, आप लोगों ने जो फॉर्मूला लागू किया था लड़की हूं लड़ सकती हूं का, वो मैंने देखा है। यहां चाहो तो मैं बता दूंगा आपको, एक मौजूदा मुख्यमंत्री ने एक महिला का टिकट काट के कहा कि मैं सीट से चुनाव लड़ूंगा, बोले ऐलान हो गया, बोले नहीं इसी से लड़ूंगा, पहले महिला की टिकट काटो। वहां मैंने देखा, आप चाहेंगे मैं नाम ले लूंगा। आपने कहा तिलक आपने एक मिनट आपने कहा कि हम जो है 50% महिलाओं को आरक्षण देंगे, अखिलेश जी कह रहे हैं हम 33% देंगे। अब जनता किस पर यकीन करे? गुप्ता जी गलत तो नहीं कह रहा ना? ये कह रहे हैं हम 50% देंगे, वो कह रहे 33% देंगे। कम से कम एक मंच पर आकर एक ही तो बात कर लो। है ही नहीं, कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है नहीं, जिसकी वजह से इन दोनों की सिंकिंग है नहीं। बस सुधा जी प्लीज जल्दी से जवाब दीजिए। नहीं, हमारे मनीष भाई की बहुत अच्छी साठगांठ है, तभी ये चीजों को बहुत बेहतर से कर पा रहे हैं। तो ये दूसरों की साठगांठ से बात कर लेते हैं कि इनमें नहीं है। सिंपल सी बात यह है कि जब चुनाव में, लोकसभा की चुनाव में हमने जब एक साथ मिलकर चुनाव लड़ने की बात की, उसके पहले मैं हर बार कहती हूँ कि गठबंधन में पार्टियों का विलय नहीं हुआ है। पार्टियां अपने अपने जो उनकी विचारधारा है उसके साथ एक साथ चुनाव में आई हुई हैं। आप लोग क्यों इस बात को भूल जाते हैं? हर बार ये बातें क्यों आती है? मैं तो हर बार कहती हूँ, सपा, कांग्रेस, आप, ये अलग अलग विचारधारा की पार्टियां चुनाव में एक साथ आके इस 17 सीटों पर यूपी में चुनाव लड़ने वाली कांग्रेस कह रही है कि हम 50% देंगे, अखिलेश जी कह रहे हैं कि हम, जनता कंफ्यूज ना हो बस, बाकी ठीक है, ओके। चुनाव लोकसभा का हो रहा है, उत्तर प्रदेश का नहीं। ये बात मुझे क्या अखिलेश जी को समझा दो जाके। बिल्कुल है ना। एक मिनट प्रदीप जी, हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए। चौथी है। तो वो 80 करोड़ लोग कौन है जिन्हें हम फ्री में राशन दे रहे हैं? वो हमारा ही देश के वासी हैं सर। हाँ, वो कोई बाहर के नहीं है, बाहर के पूरा नहीं। पूरा विश्व एक पेंडेमिक से बीता है।
और उनकी स्थितियों पे चर्चा करना इस समय तो खैर बेईमानी है, उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा, लोगों को समझ भी नहीं नहीं, क्योंकि आप कह रहे हो कि देश जो है तरक्की की तरफ बढ़ रहा है, भुखमरी सूचकांक में हम 108वें नंबर पर आ गए। नहीं, क्या वेलफेयर स्टेट का काम नहीं है अपने नागरिकों की खास? सर, मैं आपकी बात से सहमत हूं, तो फिर ये मानेंगे ना कि अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है? किन आंकड़ों के आधार पर ऐसा कहा जा रहा है? केवल विपक्ष कह रहा है इसलिए? नहीं, भुखमरी सूचकांक में हम 108वें नंबर पर आ गए। सूचकांक निकालने वाले लोग कौन है? उनका वेस्टेड इंटरेस्ट उस पर यकीन नहीं करेंगे आप? नहीं, मैं यकीन न करने और न करने की बात नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि वो कौन है, उनका वेस्टेड इंटरेस्ट क्या है। ऐसी संस्थाएं बहुत सी इस विश्व में चलती हैं और उसमें भी लोगों को रोजगार मिलता है, जो कि एन के एन प्रकार में कुछ न कुछ डेटा उठा करके प्रस्तुत करते रहते हैं। अच्छा, ये आंकड़े झूठे हैं? नहीं, मैं झूठे होने की बात तो मैंने नहीं कही ना सर, चावला जी, तिलक जी, मैंने ऐसे झूठे होने की कोई बात नहीं कही। हाँ। लेकिन इन नहीं, फिर तरक्की का क्या पैमाना है सर? नहीं, इन आंकड़ों के मापक क्या है? बीते जो अभी यूक्रेन के युद्ध की वजह से जो बहुत सारी परेशानियां आई, उन परेशानियों में किसी देश ने अगर बहुत अच्छा परफॉर्म किया तो वो भारत है। आखिर कौन लोग हैं जो कि दाने दाने को मोहताज अड़ोस पड़ोस के देश, जिनकी अर्थव्यवस्था हमसे काफी पीछे और उनको ऊंचे पायदान पर रखते हैं, कौन से रेशियो का इस्तेमाल करते हैं, कौन से मापक होते हैं जिनके आधार पर वो मानव की प्रसन्नता को मापते हैं, उसके बाद वो कहते हैं, जबकि हमने दूसरे देशों को सहयोग किया दवा से लेकर के। और ठीक, एक मिनट, एक महत्वपूर्ण सवाल तो खड़ा होता है ना गुप्ता जी, मैं आपके पास आ रहा हूं इस सवाल के साथ, क्योंकि ये बड़ा दिलचस्प सवाल है, बड़ा दिलचस्प सवाल है। सुधा जी, आप लोगों ने कहा कि हम 30 लाख नौकरी देंगे, हमारी गारंटी है। मैं गलत तो नहीं कह रहा ना? नहीं, नौकरी की एक मिनट गुप्ता जी, ये सुन लीजिएगा, बड़ा दिलचस्प सवाल है, ये बहुत दिलचस्प मुद्दा है। 30 लाख नौकरी का दावा आप कर रहे हैं सुधा जी, ठीक, इनको 9.5 लाख पद खाली पड़े, उनको भरने में पसीना आ गया। आपके पास फॉर्मूला क्या है, या फिर जनता को गुमराह कर रहे हो, या आपको मालूम है हम सत्ता में आएंगे नहीं तो अब 30 लाख बोल दो, जितना मन करे बोलते जाओ? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या फॉर्मूला बताओ जरा। नहीं, फॉर्मूला सबसे पहले जिस तरह से जो पद हैं ये भर क्यों नहीं पाए, क्योंकि इनका सारा 24/7 सिर्फ चुनाव में रहता है, पेपर तक लीक हो जाते हैं, इतनी पेपर सुधा जी का ऑडियो प्लीज कनेक्ट करिए। हाँ गुप्ता जी, ये सवाल वैलिड है कि नहीं है? ये कह रहे 30 लाख नौकरी दे देंगे हम, मतलब पकड़ पकड़ के जो बेरोजगार भी नहीं है उसको भी नौकरी दे देंगे। तिलक भाई, मुझे तो संदेह है कि जिस व्यक्ति ने कांग्रेस का चुनाव घोषणा पत्र बनाया है, उस पूरी टीम में कोई फाइनेंस बैकग्राउंड का आदमी नहीं था, तो उन्होंने ये अंदाजा लगाया ही नहीं कि 30 लाख नौकरी कौन कौन से डिपार्टमेंट में खाली है, उनकी क्या कॉस्टिंग है, क्या हमारा देश उस बजट को हैंडल कर पाएगा। ये हर महिला को 5,000 रुपए बांट रहे हैं। हाँ। और हर छात्र को मामूल पैसा देना चाहते हैं, सबको कुछ ना कुछ फ्री बांटना चाहते हैं, तो उन्होंने बैकएंड पर रिकंसिलिएशन करने की कोशिश ही नहीं की। हाँ। ये ओल्ड पेंशन की बात करते हैं, लेकिन वहां हिमाचल में करते नहीं। ये दिल्ली को पूर्ण स्वराज देने की बात कर रहे थे, लेकिन चुनाव घोषणा पत्र बात करते नहीं। जी का फ्रेम तो कहीं ना कहीं इनके जो चुनाव घोषणा पत्र की जो समिति है, उसको एक बार दोबारा से रिव्यू करना चाहिए और रीड्राफ्ट करने की जरूरत है। सुधा जी, वो ये कह रहे हैं कि कुल मिलाकर जो कभी देश के पूर्व प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि पैसे पेड़ पर नहीं उगते हैं, कह रहे हैं कि बिना पढ़े लिखे आप लोगों ने घोषणा पत्र बना दिया, हर किसी को कह रहे हो ये भी फ्री वो भी फ्री, सब कुछ फ्री। नहीं, देखिए फिर तिलक जी, यही है ना कि इन लोग का सारा प्रश्न जो सरकार में 10 साल से नहीं है उससे है, उसके घोषणा पत्र पे इनके संशय हैं, उस पे ये प्रश्न। जब 2 करोड़ नौकरियों की बात हुई थी तब मनीष जी को बहुत सही लगा था, और वो 2 करोड़ नौकरियां कहाँ आएंगी, क्या होंगे, अरे कोई पर्सनल नहीं 2 करोड़ नौकरियों का वादा हुआ था कि नहीं? 2 करोड़ नौकरियों का वादा हुआ था कि नहीं? रोजगार का वादा हुआ था, रोजगार। अरे आप लोग रोजगार सृजन कितना किया आप लोगों ने, जो था वो तो कर ही नहीं पाए, और आप बात करें रोजगार की बात। रोजगार की बात हुई तो कितने रोजगार,
कितने इसका व्यापारियों ने, assessment कैसे कितने होगा? किसानों ने, कितने छात्रों ने इसका assessment- आत्महत्या की है? कुछ रिकॉर्ड है आपके पास? हाँ, आप बिल्कुल लोग आ रहे हैं बैठ के सर। मात्र इस सुनिए, देश के विरोध में बात 2 करेंगे, करोड़ युवा के विरोध में बात रोजगार करेंगे, का श्रमिकों के assessment विरोध में कैसे बात होगा? करेंगे, फिर मैं व्यापारियों के इस पर विरोध में जवाब बात देता करेंगे। आप लोगों को देश से कोई मतलब ही नहीं कितने है। रोजगार आपको का जनता assessment सुबह मिल हुआ? गया और उस मुद्दे बात करना है। अरे कम से कम जनता की बात करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वो 50 लाख नौकरियां इस देश की युवाओं की जरूरत है। अगर नहीं है तो सृजन होगा उसका, उसको बना के जो जहां पद, आपको पता है कितने कॉलेज में, कितने यूनिवर्सिटी में, कितने स्कूलों में पद खाली है? कहां पे किसी स्कूल में 1 अध्यापक है जहां पे 20 की जरूरत है? कितने यूनिवर्सिटियां हैं जहां पे पद आज तक नहीं भरे गए? आप बात कोई करते डेटा कहां से दो। होगा? अरे कहां से होगा, मतलब क्या नहीं है? नहीं सुधा जी, डेटा अलग दो। अलग तर्क हैं। 1 मिनट रुके ना, फिर एक तर्क नहीं है ये। विषय ना एक विषय ये भी आता है ना कि 1 महीने में अगर 16 लाख लोगों को पीएफ में रजिस्ट्रेशन हुआ तो फिर वो कौन है? हुआ ना, गलत तो नहीं कह रहा ना? 1 महीने में 16 लाख लोगों का पीएफ में रजिस्ट्रेशन हुआ ना? हुआ? खैर नहीं हुआ, हाँ हुआ। हाँ, तो ये भी तो हकीकत है ना, वो भी तो हकीकत है, उसको दरकिनार आप कर नहीं सकते। खैर तिलक ये जी, हकीकत ये है ना कि आपके देश में युवाओं के पास नौकरी नहीं तन्निमा है, जी और कौशल प्रदीप जी नहीं रहेंगे है। आप। उसके बावजूद ओके सुधा जी, ये 1 लोग मिनट, नौकरियों के विरुद्ध में खड़े हैं। 1 मिनट। तन्निमा जी, जी, आपको नहीं लगता कि देश में एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम लेकर अगर इंडिया गठबंधन आगे आता, अब वो बात अलग है कि साझा रैलियां क्यों नहीं हो रही, कब होंगी, कैसे होंगी, वो आप लोगों का विवेक, मन करे तो करो, नहीं करे ना करो, लेकिन एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के साथ तो आप लोगों को आगे आना चाहिए था ना। देखिए, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जो है हम लोगों का अपने अपने विचारधारा के हिसाब से मैनिफेस्टो बनाया गया है और वो चल रहा है और लोग उसे पसंद भी कर रहे हैं, क्योंकि हर राज्य के अपने मुद्दे हैं, उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने तैयार किया है। नहीं, चुनाव तो मैं केंद्र ये का है। जानना चाहती हूँ, देखिए, नहीं केंद्र का तो है, लेकिन सांसद तो हर राज्य में अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं ना, तो हर राज्य के जो भी हमारी पार्टी है, जैसे अखिलेश जी उत्तर प्रदेश में उनका अच्छा दबदबा है, हमारा दिल्ली में है, पंजाब में है, कांग्रेस का साउथ में है, तो हर राज्य का, हर पार्टी का अपने अपने राज्य में एक दबदबा, उनको वहां के मुद्दे मालूम है, उसके अकॉर्डिंग वो बना रहे हैं। मैं ये जानना चाहती हूँ कि एनडीए ने कौन सा मैनिफेस्टो जारी किया है और वो किस मुद्दे पे काम कर रहे हैं? उनका एक ही है क्या, हिंदू मुसलमान, या उसके अलावा भी विकास, या कोई किसान, रोजगार, युवा, शिक्षा, इन पर भी कोई इनका मुद्दा है? ये भी इसकी जानकारी देंगे। पहली बात, ILO जो संस्था है उन्होंने बताया 83% इस देश में बेरोजगार है युवा, तो इसका मतलब 30 लाख नौकरियां क्यों नहीं दे सकते अगर रिक्त आपके संस्था में मैडम, दिल्ली में मालूम है आप लोगों ने तो? कितनी नौकरी दी है? देखिए, दिल्ली में सरकारी नौकरियां तो हमारे अंडर में आती ही नहीं है। आपके हाथ में कुछ है भी सही है, बता दो। नहीं है ना, यही तो बात है। ठीक है, कि बस हमारे बात ही हाथ खत्म। में जो है, जब कुछ है ही जो नहीं आपके हमारे हाथ में, तो फिर उसको पूरा किया। मैडम फिर जो बात ही क्या हमारे करनी? हाथ फिर में आपके हाथ में कुछ है ही नहीं तो मैं बात क्या करूं? आप कह रहे हो कि हमारे पास कुछ है ही नहीं। हम सुप्रीम कोर्ट से लड़कर आए और इन्होंने सदन में जाकर उसको चेंज कर मैडम, दिया। इस देश के अंदर मुझे नहीं मालूम कि ऐसे ये कितने घमंडिया मुख्यमंत्री हैं जिनके पास तानाशाही एक भी विभाग ना हो। सरकार चला रहे हैं मैडम, ये घमंडिया, ये मैडम, ये घमंडिया, घोटाला इंडिया, ये सब करते हैं। ये देखिए, नारे अच्छे इलेक्टोरल लगते बॉन्ड हैं का घोटाला रैली में। करते हैं, इस पर कोई बात नहीं करती है मीडिया। इलेक्टोरल बॉन्ड पर तन्निमा घोटाला जी, किया तन्निमा इन्होंने, जी, इस पर कोई बात नहीं हो रही। तन्निमा जी, आप इतनी देर से बात रख रहे हो, आप फिर आ गए मीडिया पर। नहीं, बिल्कुल, आप ये बताइए, इस पर इलेक्टोरल बॉन्ड पे कौन से चैनल ने इस पर बात रखी है? इस पर कोई डिबेट हुई है? इलेक्टोरल बॉन्ड पे कोई बात करने को रेडी नहीं है। तन्निमा जी, इतना एक बड़ा मिनट, एक मिनट, घोटाला एक इस मिनट, देश में हो एक गया, मिनट, मैं इस देश मैं का एक मिनट, सबसे एक बड़ा मिनट, घोटाला इलेक्टोरल एक बॉन्ड मिनट, एक मिनट, उस पर बात एक होनी मिनट, चाहिए, व्हाइट पेपर है आपके पास? और ED, आप रुकिए एक मिनट, आपने अपनी बात रख ली। व्हाइट पेपर है आपके पास? बिल्कुल है। आप भी लिखिए और मैं भी लिखिए, आप भी लिखिए और मैं भी लिखता हूं। अगर इस विषय पर इंडिया वॉइस ने डिबेट नहीं की होगी तो मैं यहां पर इसी क्षण पत्रकारिता छोड़ूंगा और आप राजनीति छोड़ेंगी। बोलिए, बोलिए। देखिए, इंडिया वॉइस ने उस मुद्दे, मैं आपसे कह रहा हूं मैडम, अगर चर्चा नहीं की होगी तो मैं पत्रकारिता इसी क्षण छोड़ूंगा। आप राजनीति छोड़ेंगी? आप ये बताइए, और चैनलों कितने की? अगर मैडम, आप औरों का मेरे पास ठेका नहीं है ना, औरों का ठेका मैं थोड़ा रखता हूं। मैडम, आपने मुझसे कहा तो मैं आपसे कह रहा हूं, चुनौती देकर कह रहा हूं, मैं इसी क्षण पत्रकारिता छोड़ दूंगा। आप छोड़ेंगी राजनीति? नहीं हो रही, इस पे होनी चाहिए। तो मैडम होनी चाहिए, ये मैंने थोड़ी ना तय करना है। ईडी, सीबीआई मुद्दों पे बात करिए मैडम, मैं मुद्दों पे बात कर रहा हूं, मैं बहस, मैं तानाशाही जो सरकार चल ठीक है रही मैडम, अब ऑडियो नीचे। प्रदीप जी, एक और महत्वपूर्ण विषय है, क्या 2024 में महंगाई मुद्दा है?
निश्चित तौर पर महंगाई है, उस पर काबू हम पा रहे हैं। हमारी पा रहे अर्थव्यवस्था सबसे महंगाई अच्छी चल रही है, कम हुई या और घटी? व्यवस्था करेंगे। महंगाई कम हुई या घटी? सर घटी है, घटी है। विपक्ष नहीं मानेंगे लेकिन घटी है। कैसे? थोड़ा आप प्लीज एक मिनट प्लीज, प्रदीप जी अपनी बात रखें। प्रदीप जी कैसे घटी है, थोड़ा सा उदाहरण दे पाएंगे? सर 5.4% था इन्फ्लेशन रेट, हाँ। जो किसी समय में 7 के ऊपर रहता था। हाँ। ये अर्थव्यवस्था से संबंधित टर्म है। अगर कोई व्यक्ति उस विषय का थोड़ा सा भी जानकार नहीं है तो उसको समझ में नहीं आएगी ये बात। मैं किसी के ज्ञान पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जिस प्रकार से इन्फ्लेशन हर महीने घटती बढ़ती रहती है या कोई कारक होते हैं, एक बार 10 दिन के लिए तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से नींबू नहीं आ पाया था, कुछ छोटे से कारण थे। 1-1.5 वर्ष पुरानी बात है ये। और वो जो नींबू जो 5 रुपए में 3 मिलता था, वो 10 रुपए में 1 मिलने लगा दिल्ली में, तो 7 दिनों के लिए। और उसके पीछे क्या है? सर आटा 20 वाला 40 का हो गया, दाल 80 से 210 पहुंच गई, दूध 30 वाला 66 हो गया, तेल 52 वाला 150 हो गया, पेट्रोल 66 वाला 97 पहुंच गया, डीजल 52 वाला 90 पहुंच गया, रसोई गैस 410 रुपए वाली जो सबसे ज्यादा मुद्दा हुआ करता था 2014 से, वो 1000 पार पहुंच गई, दाल 80 वाली है 210। तो क्या ये मुद्दे हैं कि नहीं? नहीं है क्या? निश्चित तौर पर मुद्दे हैं, लेकिन क्या आप किसानों की आय को बढ़ाने के पक्ष में नहीं है? या जो भी ये प्रश्न, तो इससे किसानों की आय दुगनी हो गई आप ये कह रहे हैं? नहीं, किसानों की आय अगर दुगनी हुई है कि नहीं हुई ये तो जांच का विषय है, लेकिन क्या किसानों की आय बढ़ी नहीं है, मेरा प्रश्न ये तो है। पेट्रोल और डीजल के दाम कम करने के बाद ही तो महंगाई कम होगी कि नहीं? ये आप लोगों का फॉर्मूला, ये मेरा नहीं है। निश्चित तौर पे होगी। तो कितना पेट्रोल और डीजल के दाम हुए? तो अब तो चुनाव आने वाला है, कम हो जाएंगे। तिलक जी, आज इंफ्रास्ट्रक्चर और डिफेंस पे जितने हम आत्मनिर्भर हुए हैं और जितनी तेजी से हम विकास कर रहे हैं, क्या ये होना आवश्यक नहीं है देश के लिए? सर आपने 16 बार पेट्रोल डीजल पर एक्सरसाइज बढ़ाई कि नहीं? सर क्या ये जो सुरक्षा में खर्च आ रहा है, जो डिफेंस सर्विसेज के लिए जो खर्च आता है, इसका पैसा सरकार इंतजाम करती है इन्हीं? सर ये 2014 से पहले तो ये फॉर्मूला नहीं बता रहे थे आप, जो अभी बता रहे हैं। 2001 तब 35 रुपए पेट्रोल और डीजल बिक रहा था ट्विटर पर। 2014 से पहले 2004 और 14 के बीच में कितने बम विस्फोट हुए थे तिलक जी? सर मैं बम विस्फोट की बात नहीं कर रहा, मैं आपसे पेट्रोल डीजल की बात कर रहा हूँ। नहीं, क्या ये सुरक्षा का मुद्दा इसके नहीं, पेट्रोल डीजल की बात बहुत हुई। पेट्रोल डीजल की मार अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार, ये नारे तो आप ही के थे। 1 साल से मणिपुर जल रहा है। तंडुमा जी आप देखिए, आप सवाल करो तो आप यहाँ पर अभी बैठ के कहोगे कि ये मीडिया ये वो वाला। आप सवाल कर रहे हो तो सवाल सुन लीजिए। बोला तो मैंने मणिपुर पे क्वेश्चन कर लिया है, क्वेश्चन के जवाब देने की। मणिपुर भी तो जल रहा है। मणिपुर का जवाब दे दूं? अगर आपकी अनुमति हो तो मैं मणिपुर वाला जवाब दे देता हूँ। सर दे दीजिए, आप तंडुमा जी भी खुश हो जाए। ठीक है, ऑन रिकॉर्ड है ये, ऑन रिकॉर्ड है। 2 घंटा 22 मिनट आदरणीय होम मिनिस्टर ने बोला था सदन में मणिपुर के मुद्दे पे। ये लोग या तो टीवी बंद कर दिए होंगे या तो रिचार्ज खत्म हो गया होगा आम आदमी पार्टी का, जिससे कि सदन का। चलिए वक्त इजाजत नहीं दे रहा, लेकिन तंडुमा जी चलते चलते आपके लिए कमेंट आ गया, बोले वो आपके घोषणा पत्र दिखाई नहीं दे रहा, उसमें एक के साथ एक फ्री वाली स्कीम है या नहीं, ये क्लियर करिएगा। अब इस तरह के तर्क खैर छोड़िए। प्रदीप जी बहुत बहुत शुक्रिया, मनीष जी आपका भी, तंडुमा जी आपका भी, और सुधा जी आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो मुद्दा क्या होगा यह जनता तय करेगी, और क्या जनता ने तय कर लिया है कि मुद्दा क्या होगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।